गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने सबसे पहले चीज़ जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी चार्ज, फिर हमने इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन किया था, फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया था, उसके बाद हमने रेजिस्टेंस डिफाइन की थी, उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा था, फिर मैंने आपको रेजिस्टिविटी बताई थी, फिर ये बताया था कि एक रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे इफेक्ट करती है, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। और वो फैक्टर्स हैं जो वो हैं, एक तो टेम्परेचर, एक जो मतलब लेंथ है और एरिया ऑफ द वायर है, और एक नेचर ऑफ द मटेरियल जिसे हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे उस पर, अगर हम लेंथ को बढ़ा देंगे, लेंथ को कम कर देंगे, एरिया बढ़ा देंगे, कम कर देंगे, तो ये सारे सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे न्यूमेरिकल्स। और ऐसे क्वेश्चंस आप ऐसे मानिए कि एक आधा क्वेश्चन आपके जो स्कूल टेस्ट है उसमें पक्का आएगा, और बोर्ड में भी आ सकता है ये क्वेश्चन ऐसे जो हमने इससे पहले किए हैं। आज जो नई चीज़ पढ़ रहे हैं हम, दैट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, पहले हम एक कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, फिर हम उससे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे। तो सबसे पहले जब हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले जो सिंपल वायर्स ऐसे यूज़ करते हैं विद द सिंपल लाइन, ये वायर्स हैं हमारी, ठीक है, वायर्स, और इनकी जो रेजिस्टेंस है वो हम ज़ीरो मानेंगे, रेजिस्टेंस ज़ीरो, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, अदरवाइज होता नहीं है। ठीक है, ज़ीरो रेजिस्टेंस की ऐसी चीज़ नहीं होती। हम मान रहे हैं कि जो मेरी वायर है उनकी रेजिस्टेंस ज़ीरो है। उसके बाद है हमारे पास एक रजिस्टर, ये रजिस्टर का सिंबल है, ठीक है, ये रजिस्टर का सिंबल है। उसके बाद हमारे पास होती है बैटरी, ये बैटरी का सिंबल है, ठीक है, ऐसे, ये बैटरी है, बैटरी का सिंबल हो गया। इसको आप अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, अभी के लिए आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव बोल सकते हो कि जिस तरफ बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, और दूसरा टर्मिनल है जो वो नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, बट एक्चुअल में इसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलते, इस चीज़ को बोलते हैं हम हायर पोटेंशियल, और इस साइड को बोलते हैं हम लोअर पोटेंशियल, ऐसे बोलते हैं। और इसके बाद है हमारे पास एक स्विच होती है, ये स्विच, दिस इज क्लोज्ड स्विच, इसे हम बोलते हैं क्लोज्ड स्विच। क्लोज स्विच का मतलब है करंट विल फ्लो, इसमें से करंट फ्लो करेगा, करंट विल फ्लो। और अगर आपको बंद स्विच बनानी है, मतलब जिसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, तो उसे हम ओपन स्विच ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये सर्किट में लगा देंगे हम ऐसे ऐसे, तो दिस इज कॉल्ड ओपन स्विच, नो करंट विल फ्लो स्विच, नो करंट विल फ्लो, नो करंट विल फ्लो, इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद हमारे जो और कंपोनेंट हैं उसमें अभी आपने पढ़े नहीं है, वो एक एमीटर होता है, इसको ए से लिखते हैं, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे कि ये एमीटर क्या होता है। ठीक है, अब अभी के लिए बस आप एक बार जान लीजिए कि ऐसी कोई चीज़ होती है एमीटर। वोल्ट मीटर होता है ये, इसको जिसके अंदर वी लिखा है वो वोल्ट मीटर है। एमीटर क्या होता है? करंट मेजरिंग डिवाइस, करंट मेजरिंग डिवाइस। और ये वोल्ट मीटर है, वी इसका सिंबल है, ये होता है वोल्ट मीटर, जो वोल्टेज को मेजर करता है, बेसिकली जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देता है, डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस अक्रॉस आ रजिस्टर। ये धीरे धीरे आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी कि मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, अक्रॉस आ रजिस्टर और ये सारी चीज़ें। और ये होता है करंट मेजरिंग डिवाइस इन अ सर्किट, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इन अ सर्किट। अभी ये दो कंपोनेंट्स हैं जो इनके बारे में आपने नहीं पढ़ा है, इसके बारे में हम फर्दर अपने उसमें पढ़ेंगे, फर्दर डिटेल में जो हमारा आने वाला कोर्स है। इसके अलावा हमारे पास एक बल्ब होता है, ये बल्ब का सिंबल है, बल्ब, ठीक है, ये बल्ब का सिंबल है। बस यही हमारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं सर्किट के, और इन्हीं को मिला के हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट इन्हीं
कंपोनेंट्स की असेंबली होती है जिसमें करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि करंट कैसे फ्लो करता है। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई ना तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का आ जाए आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हम इस चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट को हम ऐसे कह सकते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, ठीक है। उनकी अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा सिंपल सा एक सर्किट, बिल्कुल सिंपल सा आपको एक सर्किट बना के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट कैसे फ्लो होता है। जब वो आप वो चीज़ समझ गए उसके बाद हम और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना के दिखाता हूँ आपको। ये बैटरी लगा दी हमने, मैंने स्विच नहीं लगाई है, जस्ट उसको सिंपल रखने के लिए, क्योंकि मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूँ। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, ये बैटरी है। ये बिल्कुल सिंपल सा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारा। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें करंट कैसे फ्लो करता है इस सर्किट के अंदर, ठीक है। ये जो रजिस्टर है ना, ये रजिस्टर हम आर ऐसे लिख रहे हैं, बट आप अपने घर में अगर रजिस्टर देखना चाहते हो तो वैसे तो ये बने भी आते हैं रजिस्टर, मैं आपको दिखाऊंगा इनकी शेप कैसी होती है, ये दिखने में कैसे होते हैं। बट सिंपली आप एक पंखा, ट्यूबलाइट, हीटर, गीज़र जो भी आपके घर में लगा है वो सारे के सारे एज अ रजिस्टर काम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा बल्ब है, रजिस्टर है जो बेसिकली उसमें भी रेजिस्टेंस होती है आपके बल्ब में। तो मान लीजिए कि ये मेरा बल्ब है और वो काम कैसे कर रहा है। ये जो मेरी बैटरी लगी हुई है या सेल लगा हुआ है, तो ये डीसी सोर्स होता है, ठीक है। ये डीसी सोर्स बोलते हैं हम। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ये भी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि डायरेक्ट करंट क्यों बोलते हैं इसको। तो आप सिंपली अभी ये टर्मिनोलॉजी पे फोकस कीजिए कि इसे बोलते क्या हैं, ठीक है। इसको क्यों बोलते हैं ये हम बाद में समझ लेंगे डिटेल में। अभी हमारा फोकस ये रहेगा कि एक सर्किट काम कैसे करता है, हम सिर्फ उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, ये मेरा रजिस्टर आ गया, और रजिस्टर आपका बल्ब, पंखा, ट्यूबलाइट, रेफ्रिजरेटर, आयरन, कुछ भी हो सकता है वो। और ये मेरी बैटरी लगी हुई है मान लीजिए। तो होता क्या है, बेसिकली काम कैसे करते हैं सर्किट्स, उसके बारे में हम देखते हैं। होता क्या है कि ये जो वायर्स हैं ये कंडक्टिंग वायर्स लगी हुई हैं, ये पूरी वायर और ये पूरी वायर, ये है हमारी कंडक्टिंग वायर्स, ठीक है। कंडक्टर की बनी हुई है कंडक्टिंग वायर्स। आपने भी देखा होगा आपके घर में जितना भी ये पंखा, ट्यूबलाइट चल रहा है उसमें कुछ वायर्स डाली हुई हैं, वो कॉपर की होती हैं बेसिकली। जनरली वो वायर्स कॉपर की होती हैं, ऐसे तो प्लास्टिक की वायर्स हैं, प्लास्टिक ऊपर चढ़ी होती है, अंदर उसके कॉपर है बेसिकली। ऊपर एक इंसुलेशन होती है, वो जस्ट सेफ्टी पर्पस के लिए होती है, ताकि आपका गलती से अगर हाथ लग जाए तो आपको शॉक ना लगे वो, ठीक है, इसलिए होती है। अंदर उसके कॉपर वायर है। अगर आप ऐसे प्लास्टिक का रॉड लगा दोगे कहीं तो आप उसमें से करंट नहीं फ्लो करेगा। तो हमें कंडक्टिंग वायर चाहिए, ये आप जानते हो, ठीक है। होता क्या है कि मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है कोई, ये, और ये चल रहा है ऐसे। क्यों चल रहा है वो समझ आ जाएगा, क्योंकि ये एक सर्कल है। जब आप साइकिल है, जब आप एक किसी साइकिल को पढ़ते हो तो आपको कोई भी एक पॉइंट चूज करना पड़ता है, जहाँ से आप पढ़ोगे वापस घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं ये मान रहा हूँ कि ये मान लीजिए इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ठीक है, ऐसे चलता गया। इसके पास कुछ एनर्जी है। क्या है इसके पास? एनर्जी। वो एनर्जी इसने कहाँ से ली वो अभी समझ आ जाएगा। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है और उसके पास एनर्जी है और वायर के अंदर वो चल रहा है। चलते उसने वही एनर्जी इस रजिस्टर को दे दी। रजिस्टर ने उस एनर्जी की, मान लीजिए कि ये बल्ब होता तो उसकी लाइट और हीट प्रोड्यूस कर देगा बल्ब, ठीक है। तो इस एनर्जी को आपके इस बल्ब ने लाइट और हीट बना दिया।
उसके बाद जितनी एनर्जी थी उस इलेक्ट्रॉन के पास वो सारी इसने ले ली, और इलेक्ट्रॉन बेचारा भिखारी बन के ऐसे फिर चल रहा है नीचे की तरफ, और वो इस बैटरी के पास आ जाता है। ठीक है, तो बैटरी कहती है अच्छा तेरे से छीन ली उसने एनर्जी, कोई बात नहीं मैं देती हूँ तेरे को। तो बैटरी इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन एंटर करता है बैटरी के अंदर, तो इसको एनर्जी बैटरी खुद देती है। वो कैसे देती है वो मैं भी समझाऊंगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी बैटरी देती है, ये बैटरी से फिर एनर्जी लेके चलता है और वही एनर्जी ये रजिस्टर उसकी ले लेता है, उसको लाइट और हीट बना देता है, और फिर वो इलेक्ट्रॉन बेचारा भिखारी बन के बैटरी के पास आता है, बैटरी उसे एनर्जी प्रोवाइड करती है, वो चलता है, और ऐसे कर करके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बेसिकली वो आप समझ गए, वो ऐसे ट्रक्स हैं। ठीक है, जो भर के यहाँ से बैटरी से एनर्जी का ट्रक भर जाता है वो यहाँ पे छोड़ देता है। तो और ये जो रजिस्टर है, मान लीजिए ये बल्ब है, और ये बल्ब उस एनर्जी की हीट और लाइट बना के आपको दे देता है। वो इलेक्ट्रॉन खाली ट्रक्स वापस यहाँ पे आते हैं, बैटरी उन ट्रक्स को फिर फिल कर देती है एनर्जी के साथ, फिर ये चलते हैं, फिर इनको एनर्जी देता है, और ऐसे सिस्टम चलता रहता है। होप आपको समझ आया कि जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं, ये बिजली बल्ब जो चल रहा है वो कैसे काम कर रहा है। अगर आप एक सिंपल सेल के साथ एक छोटा सा बल्ब लगा दोगे तो उसमें हो क्या रहा है बेसिकली, तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि उसमें हो क्या रहा है। अब बैटरी कैसे काम करती है वो हम थोड़ा सा समझते हैं कि बैटरी उसको एनर्जी कैसे देती है। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है, और इसको मैं सिंपली, जो आपके घर में सेल है वो आपने ऐसा देखा होगा, ऐसे छोटा सा सेल होता है जो, और इसको अगर मैं पॉजिटिव मान लूँ, इसको मैं नेगेटिव मान लूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि ये पॉजिटिव है कि ये नेगेटिव है, चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो होता क्या कि एक इलेक्ट्रॉन आता है, इसमें एंटर करता है ऐसे, ये तो हम सिंबल बनाया ना, एक्चुअल में तो ऐसा होता है सेल, तो इसका सिंबल है ये। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और इसके पास कैसा है, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन इसीलिए चल रहा है क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा है। ऐसे इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना ऐसे, तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होके आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच गया, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर गया, यहाँ पे सामने कौन बैठा है, नेगेटिव, और इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव के पास जाना पसंद नहीं करता, है ना, क्योंकि सेम चार्जेस तो रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास जैसे ही वो जाता है, इलेक्ट्रॉन सेल में जैसे ही जाता है, वो नेगेटिव के पास जाना नहीं चाहता। तो ये बैटरी है, जो बैटरी इसको धक्का लगा के पुश करके यहाँ से यहाँ पे भेज देती है। ठीक है, बैटरी क्या करती है, इसको पुश करके यहाँ से यहाँ पहुँचा देती है। वो पुश कैसे करती है, वो केमिकल रिएक्शंस हैं जो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, तो आप सिंपली ऐसे सोच लो कि इसके अंदर कोई बंदा बैठा है जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के यहाँ पे छोड़ देता है। बेसिकली वो बंदा कौन है, केमिकल्स, केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनके कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करते हैं। ठीक है, तो हम समझने के लिए ऐसे समझ लेते हैं कि सेल के अंदर एक छोटा सा बंदा बैठा है जो इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के यहाँ से यहाँ पहुँचा देता है। ठीक है, तो याद करो, अब मैंने पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बताई थी कि एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से एक इलेक्ट्रॉन को उठा के या पॉजिटिव चार्ज को उठा के दूसरी जगह पे लेके जाता हूँ, तो जो मैंने वर्क डन किया वो ये चार्ज अपने पास स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऐसे ही इसमें आ जाता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर किया, इस बंदे ने इसको उठा के यहाँ से यहाँ रखा, क्योंकि इसको काम करना पड़ेगा, तो जो काम इसने इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर किया वो इलेक्ट्रॉन के पास स्टोर रह गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वही एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में घूमता रहता है और इसको देता रहता है। अब समझ आया कैसे काम होता है? अब मैं दोबारा फिर समझाता हूँ, ये साइकिल है पूरा कैसे चल रहा है। एक इलेक्ट्रॉन आया, अब मैं किसी और जगह से पकड़ के आपको समझाता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन आया, इसमें एंटर किया बैटरी में, वो क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव के पास नहीं जाना चाहता, तो ये इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव के पास भेजने के लिए बैटरी ने उस पर काम किया। जो काम किया बैटरी ने उसके ऊपर, वो काम कैसे, ऐसे मतलब हवा में तो नहीं गायब हो गया, वो काम इलेक्ट्रॉन के पास वर्क डन बाय द बैटरी इज स्टोर्ड विद द इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वही एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन घूमता है। घूमता क्यों है? क्योंकि ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, नेगेटिव से तो वो दूर भागना चाहता है, तो घूम के वो वापस पॉजिटिव के पास आना चाहता है।
तो जो एनर्जी है उसको रास्ते में ये जो रेजिस्टेंस है वो छीन लेती है, और ये खाली इलेक्ट्रॉन है जो वो वहाँ पे पहुँच जाता है। ये सिस्टम चलता रहता है धीरे 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 धीरे। जो आपका ये बैटरी है उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है, फिर आपको ये रिप्लेस करना पड़ता है। तो इसमें होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो आप मेरे को एक बार मैसेज कीजिए, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा ये पूरी कहानी कैसे चलती है। बट अगर आपने ये कहानी याद रखी तो इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा, अगर आपको ये कहानी समझ आई तो। अब मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखना चाहता हूँ जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना है। बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैंने अभी लिखी है। ये बच्चा इसी में कंफ्यूज रहता है। आप अपने किसी दोस्त से पूछ लेना, होप सो उसको भी नहीं पता होगा, ये आपको पता है। बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज। बैटरी चार्ज नहीं देती, बैटरी तो एनर्जी देती है। चार्ज तो ऑलरेडी वायर्स के पास होता है, सर्किट के अंदर जो वायर्स लगी हैं उसके पास होता है। आप पूछना किसी से, अपने दोस्त से, कि बैटरी इज अ सोर्स ऑफ चार्ज और एनर्जी, तो होप से उसको पता ही नहीं होगा, वो बोलेगा चार्ज। बैटरी तो चार्ज देती है, बैटरी चार्ज नहीं देती। बैटरी तो चार्जेस को क्या देती है? एनर्जी। चार्जेस तो किसके पास होते हैं? चार्जेस तो होते हैं वायर्स के पास। और वो चार्जेस को आप ऐसे मान लो कि वो ट्रक्स हैं जिसमें बैटरी एनर्जी फिल कर देती है, वो एनर्जी को यहाँ रेजिस्टेंस के बाद छोड़ के आता है। वो रजिस्टर आपका पंखा है तो वो आपको हवा दे रहा है घूम के, बल्ब है तो वो आपको रोशनी दे रहा है, हीटर है तो वो आपको हीट दे रहा है, ठीक है। तो ये किसी भी फॉर्म में वो एनर्जी आपकी डिवाइसेस फिर उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देती हैं और ये सिस्टम चलता रहता है। समझ आया? होप सो आपको समझ आया होगा कि ये बैटरी और पूरा सर्किट कैसे काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये सर्किट समझ आने के बाद, अब अगर मैं आपको फर्दर चीज़ें समझाऊंगा तो समझ आ जाएंगी। अब इसके बाद हमें कुछ बातें और करनी है रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो जो रजिस्टर है हमारा, जो हमारा रजिस्टर है वो दो तरह से हम सर्किट में लगाते हैं। रजिस्टर है जो हमारा वो सर्किट में दो तरह से लगता है। जैसे मान लीजिए एक ऐसे लगा दिया हमने, ये, अब तो आप समझ गए होंगे। ये जो रजिस्टर है इसको मैं नाम दे देता हूँ R1 और दूसरा रजिस्टर है R2। ऐसी दो रजिस्टर को मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ, इसी को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। ये R1, ये R2। अब देखिए दो तरह से रजिस्टर लग गए, इसे हम बोलते हैं सीरीज सर्किट, सीरीज रेजिस्टेंस, या हम ऐसे बोलते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। इसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस इन सीरीज। इसे हम रेजिस्टेंस इन सीरीज बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इस चीज़ को रेजिस्टेंस इन सीरीज बोलते हैं, इसको हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल बोलते हैं। इन दोनों चीज़ों को समझना हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। देखो जैसे मान लीजिए अच्छा, एक चीज़ और रहेगी इसमें, एक चीज़ इस पुराने सर्किट में जिसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं हम? कन्वेंशनल करंट। अच्छा, ये चीज़ क्या है कन्वेंशनल करंट? आपको कहीं लिखा मिल सकता है। अब देखिए, जब साइंटिस्ट लोग इस चीज़ की खोज कर रहे थे या उनके शुरुआती दिन थे, ये पूरा करंट और ये सारा कुछ स्टडी कर रहे थे, तो वो ये मान रहे थे कि जो वायर्स के अंदर जो चीज़ें फ्लो करती हैं ना, वो करती हैं पॉजिटिव चार्जेस। कौन फ्लो करती हैं? पॉजिटिव चार्जेस। वो मानते थे, बट हमें पता है, अभी हमें पता है कि भाई पॉजिटिव चार्जेस तो न्यूक्लियस है, वो तो रुका हुआ है, प्रोटॉन्स तो रुके हुए हैं, प्रोटॉन, बट घूम कौन रहे हैं या मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। तो अभी तो हमें पता है, बट उस वक्त तो थोड़ी ना पता था। वो ये मानते थे कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं ऐसे। सर्किट में पॉजिटिव चार्जेस कैसे फ्लो करेंगे?
ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है। वो ये मानते थे कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं सर्किट के अंदर और ऐसे फ्लो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं तो करंट है जो, करंट मेरा ऐसे फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, ठीक है, क्योंकि करंट है जो वो पॉजिटिव चार्जेस के कारण फ्लो हो रहा है, ये वो पहले मानते थे। अच्छा, बाद में खोज की गई इलेक्ट्रॉन्स और ये सारी चीज़ें, जितना हमें पता है उतना उनको पता चला। जब उनको वैसे पहले पता चला हमसे, हमने तो उनसे सीखा है, जब उनको ये पता चला कि भाई पॉजिटिव चार्जेस नहीं फ्लो करते, फ्लो तो करते हैं नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस तो अपनी जगह रुके रहते हैं, ठीक है। तो फिर क्या था, करंट की डायरेक्शन ये थी। अब वो सारी स्टडी करंट की ये डायरेक्शन मान के कर चुके थे, ऐसे ये जो मैंने ड्रॉ की है ये डायरेक्शन मान के, बट अभी अभी उन्हें पता चला कि भाई करंट तो उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करता है, हम तो ये गलत मान रहे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस करंट का नाम दे देते हैं कन्वेंशनल करंट, ठीक है। ऑल दो हम सारी स्टडी वैसी की वैसी रही, बट डायरेक्शन ऑफ करंट ही चेंज हो रही है ना। तो उन्होंने कहा हम डायरेक्शन ऑफ करंट भी यही मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी डायरेक्शन ऑफ करंट को मान के ही सब स्टडी की गई है और वो कहानी हर एक जगह सेट बैठती है, बिल्कुल प्रॉपर बैठती है, इसलिए उन्होंने इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, यही डायरेक्शन मानी। आप देखोगे करंट की डायरेक्शन ऐसे मानी जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऑल्दो इन ट्रुथ सच में ये उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होता है। और ये जो डायरेक्शन है ये उन्होंने इसको ऐसे मान लिया कि डायरेक्शन यही मानेंगे, इसलिए इस करंट का नाम माना गया कन्वेंशनल करंट। और कन्वेंशनल करंट क्या होता है, द करंट फॉर्म्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। तो उन्होंने अपना वो कन्वेंशंस नहीं चेंज की, डायरेक्शन ऑफ करंट को वही रखा, एक्चुअल में करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। तो हम इस कन्वेंशनल करंट के बारे में लिख लेते हैं, द करंट फॉर्म्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, जो कि उनकी पहले गलती थी, बट उन्होंने कहा ठीक है यार, पूरी स्टडी हमने की है, ऐसे ही मान के किया और सब कुछ सही आ रहा है, अगर आप उल्टा भी मान लोगे तो भी हमें वो सिंबल्स वगैरह चेंज करने पड़ेंगे सारे। तो उन्होंने ये मान लिया कि इतना छोड़ो, बट ये जो हमने स्टडी की है इसकी हम डायरेक्शन यही मान लेते हैं करंट की, ऑल्दो वो उल्टी होती है। और ये डायरेक्शन उन्होंने क्या कहा, इसको कन्वेंशनल करंट, ठीक है। अच्छा चलो, हम बात कर रहे थे रजिस्टर की, इसे हम सीरीज रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसे हम पैरेलल रेजिस्टेंस बोलते हैं। सीरीज रेजिस्टेंस के अंदर करंट सेम फ्लो करता है, क्या फ्लो करता है, सेम करंट सेम रहता है, और पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वो डिफरेंट होता है। और इसमें पैरेलल में करंट है जो, वो करंट डिफरेंट होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस है जो वो सेम रहता है। अब इस चीज़ को हम समझते हैं वो कैसे है, सारा कुछ ये अभी आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए कि भाई मेरे पास एक पाइप है और इसमें पानी फ्लो कर रहा है, ऐसे पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं प्रेशर की बात करूं, पानी अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, तभी तो पानी फ्लो करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 10 बार प्रेशर, ठीक है, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 1 बार प्रेशर, तो बीच में कहीं 5 बार भी होगा, 5 बार प्रेशर, ठीक है। तो जितना पानी यहाँ पे था उतने का उतना सारा पानी यहाँ भी आएगा और उतने का उतना पानी सारा यहाँ भी आएगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं इस पाइप के टुकड़े कर दूं, ऐसे इसको यहाँ से काट के कोई और पाइप लगा दूं यहाँ पे, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने एक मोटी पाइप ले ली और एक पतली पाइप ले ली, ऐसे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे तो क्योंकि हमने इस चीज़ को तो मोटर से अटैच कर रखा है अपनी से, तो यहाँ पे तो 10 बार प्रेशर ही आएगा, और यहाँ पे क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में खुल रहा है तो यहाँ पे 1 बार प्रेशर ही आएगा। बट जिस जगह से हमने इसको काटा था ना, वहाँ पे 5 बार प्रेशर नहीं है, कुछ भी हो सकता है वो प्रेशर, हमें नहीं पता कितना है। बस सपोज हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ सपोज 4 बार प्रेशर मान लिया, ठीक है। तो हो क्या रहा है, देखो जितना पानी आएगा अंदर पाइप के,
उतने पानी को बाहर भी तो निकलना पड़ेगा। तो जो पानी इसमें फ्लो कर रहा था वही का वही पानी इसमें भी फ्लो करेगा, क्योंकि जितना पानी अंदर आया उस पानी को बाहर तो जाना ही है ना, कहीं ऐसे तो नहीं पाइप तो खा नहीं जाएगी पानी को। तो जो पानी इसमें फ्लो करेगा जितना, उतना ही पानी इसमें फ्लो करेगा। ठीक है, जैसे इसमें जितना पानी अंदर आ गया वो सारे का सारा पानी बाहर भी निकलेगा, ऐसे ही इसमें जितना पानी अंदर आ गया वही पानी बाहर निकलेगा। जितना पानी यहाँ से गुजरेगा वही पानी यहाँ से गुजरेगा, वही पानी यहाँ पे गुजरेगा, वही पानी यहाँ पे गुजरेगा। ठीक है, तो पानी का जो फ्लो है वो हर एक जगह सेम रहेगा, मतलब जितना पानी अंदर घुस गया उतने का उतना पानी बाहर निकलना ही पड़ेगा। ऐसे ही इसको आप समझो, जितना करंट क्या आता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। जितना करंट एक बार स्टार्टिंग में बन गया, वो कैसे बनता है करंट वो हम देखेंगे। जितना करंट आया वो सारे का सारा करंट इसमें से भी जाएगा और इसमें से भी जाएगा। ठीक है, वही करंट इसमें से भी जाएगा आई और वही करंट इसमें से भी जाएगा आई। तो ये पानी वाली बात ही होगी, क्योंकि ये दो पाइप्स हमने सीरीज में लगा रखी हैं। ठीक है, अगर सीरीज में लगा रखी है तो जितना पानी पाइप के एक बार अंदर घुस गया उतना ही पानी दूसरी पाइप में से होता हुआ बाहर जाएगा। ऐसे ही इसमें जब हमने सीरीज में दो रजिस्टर लगा रखे हैं तो जितना करंट एक बार बन गया उतने का उतना करंट बाहर भी जाएगा। ठीक है, तो जो करंट इसमें आया वही करंट इसमें आएगा। ठीक है, इसीलिए जब हम सीरीज में लगाते हैं तो करंट सेम रहता है। अब प्रेशर डिफरेंस देख लीजिए, प्रेशर डिफरेंस का भी आपको समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो एक ही साइज़ की पाइप थी, तो जितना प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे था उतना ही प्रेशर डिफरेंस, मान लीजिए इसको 0 बार में, या ऐसे मान लीजिए यहाँ पे 10 बार था, 5 बार था, 1 बार था प्रेशर डिफरेंस। तो इसको भी आप ऐसे ही समझ लीजिए कि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और है, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और है, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और है। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि इनकी वैल्यूज़ क्या है। जैसे अगर दोनों की वैल्यू सेम हुई तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। अगर मैं एग्जांपल लेके बात करूँ तो मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है हमने, तो अगर R1 और R2 बराबर हुए ना, तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है जो 5 वोल्ट होगा, और इन दोनों के बीच का भी 5 वोल्ट होगा। बट अगर ये रजिस्टर किसी मतलब मान लीजिए 5 ओम का है और ये 3 ओम का है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बदल जाएगा। ऐसे ही इसमें भी आप देख लीजिए, जब तो पाइप सेम थी, ठीक है, इसको अच्छा समझने के लिए ना 0 बार कर लेता हूँ ताकि प्रेशर डिफरेंस आपको समझ आ जाए। तो जब तो प्रेशर ये हमारी पाइप सेम क्रॉस सेक्शन की थी, यहाँ पाइप और यहाँ पाइप का जो एरिया है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ का प्रेशर डिफरेंस कितना आया 5, और यहाँ का प्रेशर डिफरेंस कितना आया 5। 10 - 5 = 5 और 10 - 0 = 5। तो ये प्रेशर डिफरेंस सेम आ गया। बट जैसे यहाँ वाली पाइप और यहाँ वाली पाइप हमने बदल दी, ठीक है, इसको 0 बार ही कर लेते हैं एग्जाम्पल में, तो यहाँ का 10 बार है, तो ये जो है वो 5 नहीं रहेगा, यहाँ का प्रेशर कुछ और हो जाएगा और यहाँ का प्रेशर कुछ और हो जाएगा। आपने देखा होगा जैसे ही आप पाइप में से पानी फ्लो होता है और आप उस पाइप का मुंह बंद कर लेते हो, आगे अपने अंगूठे से दबा देते हो, तो पानी तेज़ी से फ्लो करने लग जाता है। वैसी बात इसमें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दोनों रजिस्टर सेम होते हैं तो ये प्रेशर डिफरेंस और ये प्रेशर डिफरेंस सेम हो जाएगा। बट अगर ये दोनों अलग अलग हो गए तो यहाँ का प्रेशर डिफरेंस अलग हो जाएगा। तो हमने उस केस को मान के कि ये दोनों का प्रेशर, ये दोनों की वैल्यू है जो वो अलग अलग है, इसीलिए प्रेशर डिफरेंस दोनों का अलग अलग है। तो हमने ये मान के ये माना, ये लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इनमें अलग अलग होता है। अब ये मैं पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस आ जाएगा और दूसरा इसके क्रॉस है। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से समझाऊंगा। अभी आप जस्ट इतना समझिए कि जब हम सीरीज़ में लगाते हैं ये क्यों होता है, ये समझ आया होगा शायद आपको अच्छी तरह। अगर नहीं आया तो मेरे को मैसेज करना, मैं आपको अच्छी तरह बता दूंगा, दोबारा फिर समझाऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, अब ये तो चीज़ समझ आई आपको कि करंट सेम फ्लो करता है दोनों में, क्योंकि ये पाइप जैसी चीज़ है। जितना पाइप में पानी एक बार घुस गया उसको बाहर भी निकलना है, जितना करंट इसके अंदर चला गया उसको, वो करंट कहीं जा नहीं सकता, वो सारे का सारा करंट फिर इसमें से होता हुआ यहाँ पे आ जाएगा। और करंट आपको पता है चार्जेस के फ्लो के कारण प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही अगर पाइप से सेम हुई
तो प्रेशर डिफरेंस भी सेम मिलेगा, रजिस्टर सेम हुए तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा। अगर ये पाइप हमने अलग अलग क्रॉस सेक्शन की कर दी, तो मान लीजिए ये भी एल लेंथ की पाइप है और ये भी एल लेंथ की पाइप है और क्रॉस सेक्शन दोनों का अलग अलग है, जो प्रेशर डिफरेंस इसके क्रॉस होगा वो प्रेशर डिफरेंस आपको इसके क्रॉस नहीं मिलेगा, वो अलग हो जाएगा। ऐसे ही इस केस में जो प्रेशर डिफरेंस आपको यहाँ पे मिला और जो यहाँ पे मिला वो पोटेंशियल डिफरेंस वो अलग अलग हो जाएंगे अगर ये रेजिस्टेंस R1 और R2 अलग अलग हो गए तो। ठीक है, बाकी ये जो पैरेलल वाली चीज़ है ये मैं आपको कल समझाऊंगा। ये अब आप अपनी बुक से पढ़ सकते हो इसको, यहाँ तक की कहानी आपको इलेक्ट्रिक सर्किट तक की पूरी समझ आएगी, बहुत अच्छे से समझ आएगी। आप NCERT बुक लो, उसमें से पढ़ो। ठीक है, नहीं तो आप PDF डाउनलोड कर लो NCERT की, अगर बुक नहीं है तो वहाँ से पढ़ो और आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। कल मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, मैं आपको रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में समझाऊंगा कि इसमें ये करंट डिफरेंट क्यों होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्यों होता है इसमें। ठीक है, थैंक यू।